हेलो बच्चों, तो ब्रिज कोर्स में आज अपना जो है डे नंबर 5 है, या तुम बोल दो कि लेक्चर नंबर अपने पास जो है 5 है। तो इससे पहले 4 लेक्चर्स में अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें जो है पढ़ी है, उनके ऊपर डिस्कशन किया है, उनके ऊपर कुछ छोटे छोटे से अपन ने जो है सवाल लिए हैं। मेन फोकस अपन ने बेसिक्स पे रखते हुए सारा डिस्कशन अपने पास जो है किया है। तो हर बार की तरह आज भी अपन कुछ नए टर्म्स डिफाइन करेंगे, उनके ऊपर कैसे सवाल बन सकते हैं जेईई मेंस में या फिर अपने पास मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में, उसके बारे में अपन जो है डिस्कशन कर रहे होंगे। और आज अपने पास जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आखिरी लेक्चर रहेगा। कल से अब तुम्हारे पास जो है फिजिकल केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें भी जैसे अपन ने ऑर्गेनिक में डिस्कशन किया है आज तक, वैसे अपन जो है फिजिकल केमिस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अपन जो है क्लेरिफाई करते हुए चलेंगे, उनके ऊपर पकड़ बनाते हुए चलेंगे, ताकि 11th में अपने को जो है कोई दिक्कत फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो बिना देरी के अपन जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो पहला टर्म रहेगा वो अपने पास रहेगा क्या? फंक्शनल ग्रुप। ये वर्ड मैंने पहले भी यूज किया है, आज इसका सही मायने में मतलब क्या है वो अपन समझने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन किससे? डेफिनेशन से। तो अगर अपन बात करें कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो पहली लाइन अपने पास अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ? ग्रुप ऑफ एटम्स, कि एटम्स का अपने पास एक ग्रुप होगा। तो एटम्स के ग्रुप की अगर अपन बात करें तो 2 एटम हो सकते हैं, 3 एटम हो सकते हैं, 4 एटम हो सकते हैं। तो 2, 3 या 4 एटम्स का एक ऐसा ग्रुप जहां पे अपने पास ज्यादातर रिएक्शन होती है। तो इसमें देखोगे तो ये लिखा हुआ है कि एट विच मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस टेक प्लेस। तो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स का ग्रुप होगा जिसके ऊपर ज्यादातर रिएक्शंस अपने पास हो रही होगी, या तुम ये बोल दो कि पूरे कंपाउंड का वो पार्ट जहां पे मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस अपने पास होती है, उस पार्ट को अपन या उस ग्रुप को अपन क्या बोल रहे होते हैं? फंक्शनल ग्रुप बोल रहे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में फिलहाल वैसे ही लूंगा जो तुमको पता है। तुमने सुना होगा OH अपने पास, दैट इज एल्कोहल, अपने पास क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप होता है। पिछले लेक्चर में अपन ने डिस्कस भी किया है। इसी तरीके से अपन ने अमाइन के बारे में डिस्कशन किया था कि NH2 है तो 1 डिग्री अमाइन हो गया, NH है तो अपने पास 2 डिग्री अमाइन हो गया, और अगर मेरे पास नाइट्रोजन एटम है और उससे 3 कार्बन चेन लगी हुई है तो अपने पास क्या हो गया? 3 डिग्री अमाइन हो गया। तो एल्कोहल हुए, अमाइंस हुए, ऐसे तुमने नाम सुना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब अपने पास क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन तो मैंने बता दिया तुमको, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको रिलेट कराऊं कि सही मायने में अपन बोलना क्या चाह रहे हैं, तो उस पर अपन आते हैं। ठीक है, तो देखना अपने पास कि हम लोग बोल रहे हैं कि अपने पास मान लो कि जैसे ये कार्बन चेन है, तो मैंने मान लो कि यहाँ पे कितने कार्बन ले लिए? 4 कार्बन ले लिए। अब इसमें मान लो कि मैंने यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा दिया, और ऑक्सीजन से अपन ने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन लगा दिया है। तो ऑक्सीजन के साथ जो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन से मिलके जो ये ग्रुप बना है, इसी ग्रुप को अपन क्या नाम देते हैं? अल्कोहल नाम देते हैं। और ये अपने पास एक फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप मतलब अगर मैं इस कंपाउंड के ऊपर कोई रिएक्शन कराने जाऊंगा, तो सबसे पहले अगर रिएक्शन की बात करें या इस कंपाउंड का सबसे ज्यादा रिएक्टिव पार्ट कौन सा है, इसकी अगर मैं बात करूं तो रिएक्टिव पार्ट अपने पास ये होगा, दैट इज OH ग्रुप। इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं? अल्कोहल को फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन इस कंपाउंड की कहां पे होती है? OH के ऊपर होती है। अब ऐसा क्यों है? तो इसके पीछे रीजन ऑक्सीजन एटम है। अब इसको थोड़ा सा रिलेट करने के लिए तुमको इस तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि अगर मैं तुमको बात करूं कार्बन की, तो अपन ने पिछले 3 से 4 दिन में यही पढ़ा है कि कार्बन की अगर अपन बात करें तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और कार्बन नॉर्मली अपने पास कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन अपने पास जो है 4 बॉन्ड बनाता है। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर तुम देखोगे तो कार्बन अपने 4 बॉन्ड बना के रहेगा, और कार्बन ने अगर अपने 4 बॉन्ड बना रखे हैं मतलब उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, या एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो कि अपने पास बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं होके रखा हो। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, हर बार कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन अपने पास वैलेंस सेल के जो है बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे, मतलब उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन का अगर अपन देखें तो यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन अपने पास वैलेंस सेल में होंगे, और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या होंगे? इनर सेल में होंगे। अगर ऑक्सीजन का मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ऐसे लिखते हो तुम कि एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर अपने पास 16 है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे सेल में अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो सेकंड सेल वैलेंस सेल की तरह काम करेगा, और वैलेंस सेल में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस सेल में अपने पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन है।
तो यहां पर अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, और अगर मैं तुमसे पूछूं इतना अगेन तुमको पता होगा कि ऑक्सीजन नॉर्मली कितने बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन जनरली अपन जब बात करते हैं तो 2 बॉन्ड की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 बॉन्ड अगर अपने पास बना रहा है तो इस तरीके से इसके 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएंगे। अभी भी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे वैलेंस शेल के। तो जो ये बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इन्हीं की वजह से यहाँ पे अपने पास क्या आती है, रिएक्टिविटी आती है, क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या ऐसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जो कि बॉन्ड में इन्वॉल्व अपने पास नहीं हो रहे हैं। तो इस पूरी स्ट्रक्चर में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, और इन सब से हाइड्रोजन लगे हुए हैं मोस्टली। और हाइड्रोजन को तो अपने को पता है कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन भी एक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी एक है, और उससे वो क्या बना ले रहा है, बॉन्ड बना ले रहा है। तो उसके पास तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, फ्री इलेक्ट्रॉन वो अपने पास पॉसिबिलिटी है ही नहीं। उसके इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, बॉन्ड के अंदर होंगे। तो हाइड्रोजन के अंदर डिस्कशन करने का कोई सवाल ही नहीं है। मेनली अपने को यहाँ पे जो है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डिसाइड करना था। तो कार्बन के पास अगर तुम देखोगे तो हर जगह अपने पास 4-4 बॉन्ड बने हुए हैं, मतलब उसके चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज हो रखे हैं। और ऑक्सीजन की अगर बात करें तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसने 2 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए यूज किए, तो अभी भी उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। इस वजह से उसकी रिएक्टिविटी अपने पास क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए कि कार्बन पे रिएक्शन क्यों नहीं हो रही है, ज्यादातर रिएक्शन ऑक्सीजन पे क्यों हो रही है, उसको समझाने के लिए जो है इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब ऐसा हो सकता है कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के केस में अलग अलग रीजन अपने पास बनेगा, बस डेफिनेशन अपन रिलेट कर पाए इसलिए मैंने एक OH का क्या ले लिया, एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, तो आई होप तुमको समझ में आया होगा कि पूरे कंपाउंड में ऐसा ग्रुप एटम्स का जिसमें 2 एटम हो सकते हैं, 3 एटम्स हो सकते हैं, 4 एटम्स हो सकते हैं, जहां पे ज्यादातर रिएक्शंस अपने पास हो रही होगी उस मॉलिक्यूल की, उस ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब आगे वाला पार्ट तुमको याद करना पड़ेगा कि जैसे तुमको पता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर एक ग्रुप बनता है, दैट इज OH ग्रुप, और उसको अपन क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। ऐसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर एक ग्रुप बनता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, अमाइन बोलते हैं। तो ऐसे तुमको सारे याद रखने पड़ेंगे, इसमें अब कोई समझाने वाली चीज नहीं है। तो समझाने वाली चीज नहीं है तो तुमको रटना पड़ेगा वो चीज। ठीक है, तो कुछ चीजें केमिस्ट्री में ध्यान रखनी पड़ती है, इस चीज से तुम नहीं बच सकते। देखो केमिस्ट्री में बच्चों को बहुत बार दिक्कत आती है कि सर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हमसे याद नहीं होती है। तो देखो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में अगर तुम देखोगे तो एक तो हमारी कोशिश होती है कि चीज़ों को अपन इस तरीके से एक्सप्लेन करें कि बच्चे जो है क्लास में ही चीज़ों को रिलेट कर लें और उनको मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो है क्लास में क्या हो जाए, याद हो जाए। लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं और कुछ पोर्शंस अपने पास ऐसे होते हैं जो कि याद ही करने पड़ते हैं। हम लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन हमने वो चीज़ें याद ही कर रखी है, तो उससे अपन नहीं बच सकते। तो अपने को सोल्व करने की आदत भी डालना है, थोड़ा सा कंसेप्चुअली जाने की आदत भी डालना है, लेकिन जो थेरेटिकल चीज़ें हैं उनको अपने को जो है मेमोराइज करने की आदत जो है वो अपने को नहीं भूलना है, वो भी अपने को डालना पड़ेगा अगर अपन अच्छे मार्क्स लाने चाह रहे हैं। ठीक है, तो अपने पास जो है आगे अपन एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल के अंदर अपने पास जितने भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनकी बात कर रहे होंगे, उनको किस तरीके से लिखा जाता है या किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, हम लोग जो है उसकी बात कर रहे होंगे। तो हम लोगों को एक टेबल बनानी है और इसमें तुम 2 कॉलम बनाओगे। तो पहला कॉलम इधर बनाना कि अपने पास कौन से फंक्शनल ग्रुप की अपन जो है बात कर रहे हैं, कि फंक्शनल ग्रुप अपने पास कौन सा है, और इधर उसका रिप्रेजेंटेशन या उसकी स्ट्रक्चर अपने पास जो है क्या होगी, इसकी अपन जो है बात करेंगे। ठीक है, तो अपने पास जो है 1 बाय 1 करके मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि पहला फंक्शनल ग्रुप जिसके अपन बात करने वाले हैं ये अपने पास हो जाएगा क्या, 1 मिनट। तो पहला फंक्शनल ग्रुप जो अपन लेंगे वो अपने पास है क्या, अल्कोहल। कि मान लो कि मेरे पास क्या है, अल्कोहल की अगर अपन बात करें तो अल्कोहल मतलब सिंपली अपने पास क्या है, देखो थोड़ा सा ऐसे सोचना है तुमको कि ऑक्सीजन की अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन नॉर्मली अपने पास 2 बॉन्ड बनाता है। अब इसके एक बॉन्ड से अगर मैं हाइड्रोजन कनेक्ट कर दूं और एक बॉन्ड से अगर मैं कार्बन चेन कनेक्ट कर दूं, याद करो मैंने कल समझाया था कि 1 कार्बन की चेन मिथाइल, 2 कार्बन की चेन इथाइल, 3 कार्बन की चेन प्रोपाइल, इस तरह के तुम कितने भी कार्बन यहाँ पे जो है ले सकते हो और उसके अंदर जो है अपने पास तुम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी कंसिडर कर सकते हो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बहुत ज्यादा है तो। ठीक है, तो अगर मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की एक वैलेंसी से मैं हाइड्रोजन लगा दूं, एक वैलेंसी से मैं कार्बन चेन लगा दूं जो कि कितने भी कार्बन की हो सकती हैं, तो अभी अपने पास इस कार्बन चेन के अलावा जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इन दोनों को मिला के अपन क्या बोलते हैं, अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं।
अच्छा, इसी तरीके से अपने पास एक और ग्रुप आता है, दोनों सिमिलर टाइप के होते हैं इसलिए मैं एक साथ लिख दे रहा हूं। वो अपने पास होता है क्या, ईथर। अब ईथर क्या होगा, तो ईथर फंक्शनल ग्रुप में भी अपने पास ऑक्सीजन ही होता है, लेकिन इसको तुम ऐसा रिलेट करोगे कि मेरे पास ऑक्सीजन एटम है और अब की बार अपन ने ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी से क्या कनेक्ट कर दिया है, कार्बन चेन कनेक्ट कर दिया है। तो याद करो अपन जो कल नहीं बोल रहे थे कि नाइट्रोजन की अगर तीनों वैलेंसी से अपने पास कार्बन चेन लगी हुई है तो उसको 3 डिग्री अमाइन बोलेंगे। अगर 2 वैलेंसी से कार्बन चेन लगी है और 1 वैलेंसी से हाइड्रोजन लगा हुआ है तो उसको 2 डिग्री अमाइन बोलेंगे, याद करो। और मैंने बोला था कि अगर अपने पास तीनों वैलेंसीज में से 1 वैलेंसी से कार्बन चेन लगी है और बाकी 2 वैलेंसी से हाइड्रोजन लगे, दैट इज NH2, तो फिर उसको अपन क्या बोल रहे थे, 1 डिग्री अमाइन। तो सिमिलर वे में अगर अपन यहाँ पे बात करें तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से 2 कार्बन चेन अगर मैंने लगा दिया गया है तो सिर्फ जो ये ऑक्सीजन है इसकी रिएक्टिविटी रिलेटिवली ज्यादा होती है। रीजन वही सेम हो जाएगा जो अपन ने पीछे डिस्कस किया है। तो इस ऑक्सीजन को अपन एक ग्रुप की तरह कंसीडर करेंगे, या कभी कभी अपन डायरेक्ट लिख देते हैं ROR, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। तो इसको एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे और ये फंक्शनल ग्रुप अपने पास क्या हो जाएगा, ईथर। नाम तो ध्यान रखना पड़ेगा देखो तुमको, ठीक है। तो ऑक्सीजन से अगर 1 हाइड्रोजन और 1 कार्बन चेन लगी तो OH एक ग्रुप हो गया जिसको अपन अल्कोहल बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन से दोनों साइड में कार्बन चेन लगी हुई है तो सिंपल अगर ऑक्सीजन एटम आ रहा है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं, ईथर बोल देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अपने पास जो है कुछ चीजें और आती है, ये केमिस्ट्री का एक जनरल रूल है। आगे अपन कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो अपन नॉमेनक्लेचर करते ही है, वो तुमने 9-10 में पढ़ा हुआ है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अपन नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे तुम H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, तो उसके सिमिलर जितने भी कंपाउंड बनते हैं उन सबके नाम लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो चीज़ तुमको नहीं याद करना पड़ेगा। तो देखो जैसे मैंने भी बोला कि इनऑर्गेनिक में कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, ऑर्गेनिक में कुछ कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो जब तुम लोग यहाँ आओगे ग्रेविटी के अंदर तो हम ये सारी चीज़ें तुमको बताएंगे कि ये चीज़ तुमको जो है डायरेक्ट ध्यान रखने, और जो चीज़ें तुमको समझाई जा सकती है या जिनके पीछे रूल है वो तुम 100% श्योर हो के आओ, वो तुमको बताया जाएगा। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जिसका एक्सप्लेनेशन है और वो तुमको ना दिया जाए, ये गारंटीड है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे अगर बात की जाए कि जैसे एक रूल आता है अपने पास, तो अपन जैसे बात करें कि मैंने बोला कि ROH की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो ये OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप को अपन क्या बोल रहे होते हैं, अल्कोहल। तो अगर मैं एक काम करूं कि यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन को हटा के इसकी जगह में क्या लगा दूं, सल्फर लगा दूं, ये हर जगह काम करेगा। अगर किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन को हटा के उसकी जगह अपन अगर सल्फर लगा देते हैं तो जो नया कंपाउंड बनेगा, तो पहली चीज तो नया कंपाउंड क्या बनेगा कि R है, ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया, तो OH की जगह एक तरीके से अपने पास क्या बन गया, SH बन गया। अब अभी जो ये अपने पास SH बना है, इस SH को भी अपन एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे। और रूल अपने पास है कि किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन को हटा के अगर उसकी जगह अपन सल्फर रखते हैं तो ऑक्सीजन को हटा के जब अपन सल्फर रखेंगे तो जो नया कंपाउंड बनेगा और उसका नाम अगर अपने को लिखना होगा तो जो पुराना वाला कंपाउंड है उसके नाम के आगे अपने को जो है थायो लगाना होगा, THIO, थायो, ठीक है। तो अगर ये अल्कोहल था तो इस कंपाउंड को अपन नाम दे रहे होंगे क्या, थायो अल्कोहल। अच्छा, एक आसान सा एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे अपन ने अभी डिस्कशन किया सल्फ्यूरिक एसिड का, और ये सब बच्चों को पता भी होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, H2SO4 है, तो H2SO4 की अगर अपन बात कर रहे हैं तो H2SO4 का नाम अपने पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम है अपने पास क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर मैं क्या करता हूं, इस सल्फ्यूरिक एसिड में अगर देखोगे तो टोटल अपने पास 4 ऑक्सीजन है। अगर मान लो कि मैंने यहां से एक ऑक्सीजन को हटा दिया और इस ऑक्सीजन को हटा के इसकी जगह मैंने क्या रख दिया है, सल्फर रख दिया है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सीजन को हटा के अगर उसकी जगह अपन सल्फर रख देंगे तो ऑक्सीजन अपने पास कितने बचेंगे, 4 थे, एक हट गया तो 3 बचे। सल्फर इसमें ऑलरेडी एक था, ऑक्सीजन की जगह अपने पास सल्फर आ गया तो अब सल्फर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहां पे अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा क्या, H2S2O3। तो अपने पास एक ऑक्सीजन कम हो गया, यहाँ पे 3 हो गए, सल्फर एक बढ़ गया तो अपने पास कितने हो गए, 2 हो गए। तो सल्फ्यूरिक एसिड से एक ऑक्सीजन हटा के उसकी जगह अपन ने सल्फर रखा है और एक ऑक्सीजन हटा के उसकी जगह सल्फर रखेंगे तो जो नया कंपाउंड बनेगा इसके नाम के लिए अपन आगे थायो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, थायो सल्फ्यूरिक एसिड।
तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड अपने पास क्या होता है H2S2O3। तो ये हर जगह काम करेगा, ठीक है, तो उसमें तुमको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से जैसे अपन ने बात की किसकी, अल्कोहल की, वैसे ही सिमिलर वे में अपन बात कर सकते हैं कि हम लोगों ने बोला कि ROR ये अपने पास क्या है, ईथर है। अब अगर मैं इस ईथर में एक ऑक्सीजन को हटा दूं और एक ऑक्सीजन को हटा के इसकी जगह क्या लगा दूं, सल्फर लगा दूं, तो ऑक्सीजन को हटा के अगर इसकी जगह सल्फर लगा देते हैं तो अपने पास ग्रुप क्या बनेगा, ये अपने पास बनेगा RSR। तो अब की बार जो ये RSR में सल्फर हैं, या इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को तुम नाम दे सकते हो ईथर से अगर बनाए तो थायो ईथर, क्योंकि अपन ने क्या किया है, ईथर से ऑक्सीजन को हटा के उसकी जगह सल्फर रखा है, और ऑक्सीजन को हटा के अगर अपन सल्फर रख रहे हैं तो ये जो नया कंपाउंड बन के आएगा या नया फंक्शनल ग्रुप जो बन के आएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, थायो ईथर। तो रूल क्या था कि किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन को हटा के अगर उसकी जगह अपन सल्फर रख देते हैं तो जो नया कंपाउंड अपने पास बन के आएगा उसका नाम लिखने के लिए पुराने वाले कंपाउंड के नाम के आगे अपन क्या लगा देंगे, थायो लगा देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया। अब इसी हिसाब से मैं 2 फंक्शनल ग्रुप और बना दूंगा। तो मैंने तुमको क्या बोला था कि याद करना है, लेकिन हम लोगों का बीइंग द टीचर ये काम है कि याद कैसे करना है वो तुमको रिलेट करवा सके। तो मैं डायरेक्ट याद करने को नहीं बोल रहा हूँ। एल्कोहल तुमको पहले से पता था, एल्कोहल से रिलेट करके मैंने ईथर बना दिया, एल्कोहल से रिलेट करके थायो ईथर बना देंगे, और ईथर से एल्कोहल से रिलेट करके थायो एल्कोहल बना देंगे, और ईथर से रिलेट करके अपन क्या बना देंगे, थायो ईथर बना देंगे। तो ऐसे अपन जो है ध्यान रखेंगे। तो तीसरा अगर अपन बात करें तो तीसरा ग्रुप अपन बनाएंगे क्या, थायो अल्कोहल। तो अब तो तुम्हारे माइंड में आ गया होगा कि थायो अल्कोहल अपने पास क्या होगा, SH, ऑक्सीजन की जगह क्या आ गया, सल्फर। इसी तरीके से अगर अपन बात करें फोर्थ कि अपने को बनाना है क्या, थायो ईथर। तो थायो ईथर की अगर अपन बात करें तो सिंपली अपने को क्या करना है, यहाँ पे वही ऑक्सीजन जो था ईथर में उसकी जगह सल्फर रखना है, तो रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा अपने पास RSR। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, थायो ईथर। तो इतना अपने पास हो गया कि अल्कोहल OH हो गया, ईथर ROR दैट इज ऑक्सीजन हो गया, थायो अल्कोहल SH हो गया, और थायो ईथर RSR दैट इज S हो गया। ऐसा भी तुम जो है बोल सकते हो, ठीक है। तो ये पहले 4 फंक्शनल ग्रुप होंगे। इसके आगे अपन अगर बात करें तो आगे अपने पास जो है फिफ्थ अपन बात करते हैं किसकी, ध्यान से देखना कि अपने पास मान लो कि क्या है, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा ना अलग से समझा दे रहा हूं पहले कि अपने पास मान लो कि एक कार्बन है और कार्बन से मैंने क्या लगा दिया है, डबल बॉन्ड O। तो आगे अपन कुछ फंक्शनल ग्रुप लेंगे, कम से कम 7 से 8 फंक्शनल ग्रुप लेंगे जिसमें ये कार्बन डबल बॉन्ड O अपने पास जो है एक साथ आ रहा होगा। और इस कार्बन डबल बॉन्ड O का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, जो रिएक्टिविटी वाला फैक्टर आता है वो मोस्टली अपने पास इसी वजह से आता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इस C डबल बॉन्ड O में अगर देखें तो ऑक्सीजन के तो दोनों बॉन्ड अपने पास बने हुए हैं, लेकिन कार्बन की अपन बात करें तो कार्बन तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। तो अभी 2 बॉन्ड बना है तो इसका एक वैलेंसी इधर खाली है और एक वैलेंसी अपने पास जो है इधर खाली है। अब ध्यान से देखना, मैंने मान लो कि एक वैलेंसी से यहाँ पे कार्बन चेन लगा दी। अब बाकी जो ये एक वैलेंसी बचा है इससे तुम कौन सा एटम या कौन सा ग्रुप लगा रहे हो उसके हिसाब से अपने पास यहाँ पे मैं काफी सारे फंक्शनल ग्रुप जो हैं अलग अलग तरीके से बात कर सकता हूँ। तो मैंने क्या बोला, एक बार ध्यान से सुनना कि मैंने कार्बन एटम लिया, चलो मैं स्टार्टिंग से ही बता दे रहा हूँ कि कार्बन एटम लिया, उसके साथ डबल बॉन्ड से मैंने क्या लगा दिया है, ऑक्सीजन लगा दिया है। तो ये C डबल बॉन्ड O बन गया। अब इसमें कार्बन की अभी भी 2 वैलेंसीज बची हुई है, तो दोनों वैलेंसीज अपन ने ऐसे दिखा दिया। अब अगर मैंने एक वैलेंसी से फिक्स कर दिया कि कार्बन चेन लगी हुई है, लेकिन दूसरी वैलेंसी से कौन सा एटम लगा हुआ है उसके हिसाब से अपन अलग अलग ग्रुप की बात करेंगे। जैसे मैं 1-2 एग्जांपल यहाँ पे दूं कि अगर मान लो कि बची हुई वैलेंसी से मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, तो अगर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया तो अभी जो ये ग्रुप बनेगा दैट इज RC डबल बॉन्ड OH या C डबल बॉन्ड OH। इस ग्रुप को अपन नाम देते हैं क्या, एल्डिहाइड। इसी तरीके से मान लो कि अपन सेम काम करते हैं कि मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, इसकी दोनों वैलेंसीज में से कार्बन की एक वैलेंसी से अपन ने क्या लगा दिया, कार्बन चेन लगा दिया। दूसरी वैलेंसी से मैंने क्या लगा दिया, ऑक्सीजन लगा दिया, दैट इज OH लगा दिया। तो अभी अपने पास इसको एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा, दैट इज C डबल बॉन्ड OH।
और सब लोग इस फंक्शनल ग्रुप को जानते होंगे, इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ग्रुप अपने पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर मैंने यहाँ पे NH2 लगाया होता, चलो मैं वो भी बना ही दे रहा हूँ, फिर बाकी अपन टेबल के अंदर इंक्लूड करेंगे, कि मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया होता, वही कार्बन डबल बॉन्ड O है, एक वैलेंसी से कार्बन चेन लगा दिया और एक वैलेंसी से मैंने लगा दिया क्या, NH2। तो एक वैलेंसी से अगर मैं NH2 लगा रहा हूं तो अभी जो ये ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप को अपन बोल रहे होंगे क्या, अमाइड। अमाइड। तो इस तरीके से अपने पास जो है, मैंने जो चीज बोली थी कि C डबल बॉन्ड O से एक वैलेंसी से कार्बन चेन है और बाकी जो दूसरा वैलेंसीज हैं इससे क्या लगा हुआ है, उसके बेसिस पे अपन जो है अलग अलग तरीके के फंक्शनल ग्रुप्स की जो है बात कर रहे होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिया कि हाइड्रोजन लगाता तो इसको एल्डिहाइड बोल दिया, OH लगाता तो इस पूरे ग्रुप को अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड बोल दिया, और NH2 लगाता तो इस पूरे ग्रुप को अपन ने क्या बोल दिया है, अमाइड बोल दिया है। ठीक है, तो मैं ऐसे करते हुए कुछ ग्रुप्स यहाँ पे बनाऊंगा, तुमको लिखते हुए चलना है और समझते हुए चलना है चीजों को, कैसे मैंने जो है रिलेट किया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर अपन वापस आ जाए इस पे, तो 5th में अपने पास वही है कि मेरे पास क्या था, C डबल बॉन्ड O था। अच्छा, पहले मैं ग्रुप का नाम लिख देता हूं इधर कि अपने पास ग्रुप आ रहा है क्या, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में मैंने तुमको क्या बोला है कि मेरे पास C डबल बॉन्ड O है, इधर एक कार्बन चेन लगेगा और एक अपने पास लगेगा हाइड्रोजन। तो ये जो ग्रुप बना C डबल बॉन्ड OH, इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। अब इसको एक और तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंडेंस फॉर्म में, कि मेरे पास क्या है, ये R कार्बन चेन था और इसमें CHO, ऐसे भी अपन इसको कभी कभी लिख देते हैं। तो CHO लिखने का मतलब क्या है भाई, कि कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा है और एक अपने पास ऑक्सीजन लगा है। अब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से यहाँ पे कनेक्टेड है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो ये CHO करके भी अपन लिख सकते हैं। तो ये जो CHO अपन ने लिखा है, इसको ही बेसिकली अपन क्या बोल रहे हैं, एल्डिहाइड बोल रहे हैं। अच्छा, अगला अपने पास इसी के सिमिलर एक ग्रुप आता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, कीटोन। कीटोन में क्या होगा, ये तो चीज फिक्स है कि कार्बन है, उससे डबल बॉन्ड के साथ क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। कार्बन की 2 वैलेंसीज है, एक वैलेंसी इधर लेफ्ट में दिखा दिया, एक वैलेंसी मैंने इधर राइट में दिखा दिया, और इस वैलेंसी से भी मान लो कि कार्बन चेन लगा है, और अब की बार जो इधर वैलेंसी है उससे भी मैंने मान लो कि क्या लगा दिया, कार्बन चेन लगा दिया। तो ये थोड़ा सा ईथर के सिमिलर केस हो गया कि C डबल बॉन्ड O की दोनों वैलेंसी थी, दोनों वैलेंसी से अपन ने कार्बन चेन लगा दिया। तो अब की बार जो ये C डबल बॉन्ड O बचा है, इसको अपन एक ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे और इस फंक्शनल ग्रुप को अपन नाम देते हैं क्या, कीटोन। तो ये अपने पास क्या हो गया, कीटोन हो गया है। इसी तरीके से अगर अपन 7th बात करें कि मेरे पास क्या है, अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड की ही अपन बात कर लेते हैं, जो कि अपन ने अभी डिस्कस किया, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में वापस सेम कहानी कि C डबल बॉन्ड O है, एक वैलेंसी से फिक्स से कार्बन चेन लगेगा, लेकिन दूसरी वैलेंसी से अपन ने क्या लगा दिया है, OH लगा दिया है। तो अब की बार ये C डबल बॉन्ड OH, मतलब C डबल बॉन्ड O OH, इस पूरे को फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा, और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे लिखें तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, R, इसको भी अपन कंडेंस करके लिख सकते हैं कि कार्बन से एक ऑक्सीजन यहाँ लगा है डबल बॉन्ड से, और एक अपने पास क्या लगा है, OH लगा है। तो इसको अपन शॉर्ट में लिख देते हैं RCOOH। तो जो ये RCOOH है, इसको बेसिकली अपन COOH को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। या एक और तरीके से अपन लिख सकते हैं, वो अपने पास क्या होगा कि RC, 2 ऑक्सीजन है तो O2 और ये H। तो ये थोड़ा सा अपन ने कंडेंस करके रिप्रेजेंट कर दिया और कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर अपन देखें कि अपने पास जो है और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आएंगे, तो और फंक्शनल ग्रुप में अपने पास अगर बात करनी है तो अगर अपन लेते हैं 8th, तो यहां पे अपन बात कर लेते हैं मान लो किसका, एस्टर का। इसमें अपने पास क्या होगा, वापस उसी तरीके से बात करनी होगी कि मेरे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O है, एक वैलेंसी से अपने पास कार्बन चेन लग गया। अच्छा, दूसरे वैलेंसी से मैं ऑक्सीजन लगा रहा हूं, लेकिन अब की बार ऑक्सीजन से हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन से अगर हाइड्रोजन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब की बार मैंने ऑक्सीजन के साथ भी क्या कर दिया है, कार्बन चेन लगा दिया, या मैं इसको थोड़ा सा बॉन्ड के साथ ही दिखा दूं तो इस तरीके से मैंने कार्बन चेन लगा दिया है।
तो ये C डबल बॉन्ड O था, एक वैलेंसी से इधर कार्बन चेन, फिर इस कार्बन से ऑक्सीजन लगाया, लेकिन अब की बार ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगाने के बजाय मैंने कार्बन चेन लगा दिया है। तो अब की बार जो ये C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O हैं, इसको अपन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, और ये ग्रुप अपने पास क्या कहलाता है? एस्टर कहलाता है। इसी तरीके से अगर अपन अगला बात करें कि मेरे पास क्या है 9th, तो 9th अगर अपन देखें तो अब की बार इसमें अमाइड ही लिख लूं कि मेरे पास अमाइड क्या हो जाएगा कि अगेन C डबल बॉन्ड O है, एक तो अपने पास ये कार्बन चेन है, दूसरी वैलेंसी से अपन ने क्या लगा दिया है? NH2 लगा दिया है। तो अब की बार जो ये C डबल बॉन्ड O NH2 बनेगा, इस C डबल बॉन्ड O NH2 को अपन क्या बोल रहे होंगे? अमाइड बोल रहे होंगे, ठीक है। और इसका अगर अपन देखें तो सिंपल रिप्रेजेंटेशन या कंडेंस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं RCONH2 कि R है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो RCO हो गया, और फिर NH2 अपन ने डायरेक्ट लिख दिया है। इस वाले रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा खुद से सोचना पड़ता है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगा होगा, नाइट्रोजन किससे लगा होगा? सिंगल बॉन्ड से लगा होगा, दैट इज NH2 की फॉर्म में अपने पास आ रहा होगा। अगला अगर अपन यहाँ पे बात करें 10th कि अगला फंक्शनल ग्रुप अपने पास क्या ले लिया जाए, तो इस तरीके से तुम एक को ले सकते हो, दैट इज एसिड हैलाइड। क्या होता है ये? अभी अपन बात करने वाले हैं कि अपने पास क्या है? C डबल बॉन्ड O है, इस C डबल बॉन्ड O से लेफ्ट साइड में अपन ने कार्बन चेन लगा दिया, और राइट साइड में अगर अपन देखें तो यहाँ पे अपन लगाएंगे क्या? हैलोजन एटम। हैलोजन एटम क्या होता है? याद करो, हैलोजन एटम अपने पास होता है फ्लोरीन, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर अपने पास आयोडीन। लेकिन मोस्टली जब अपन यहाँ पे बात कर रहे होंगे तो ज़्यादातर टाइम अपने को क्लोरीन और ब्रोमीन ही जो है मिल रहा होगा। तो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा तो C डबल बॉन्ड OCl, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा तो C डबल बॉन्ड OBr। तो ये अपने पास पूरा एक फंक्शनल ग्रुप की तरह काम करेगा, और ये जो फंक्शनल ग्रुप अपने पास बन रहा है दैट इज RC डबल बॉन्ड OX, इसको अपन क्या नाम देते हैं? एसिड हैलाइड का नाम देते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज आती है कि अगर मैं X की जगह Cl यूज करूंगा तो फिर इसको बोल देंगे अपन एसिड क्लोराइड। अगर मैं यहाँ पे X की जगह ब्रोमीन यूज करूंगा तो इसको अपन नाम दे देंगे क्या? एसिड ब्रोमाइड। तो ये अपने पास 10 फंक्शनल ग्रुप यहाँ तक हो गए। आगे अगर अपन बढ़े तो एक अपने पास और फंक्शनल ग्रुप अपन ले सकते हैं, दैट इज अपने पास क्या हो जाएगा? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड की अगर अपन बात करें तो एसिड एनहाइड्राइड थोड़ा सा अलग बनता है। देखो ये ऐसा बनेगा कि C डबल बॉन्ड O है, इस कार्बन की दो वैलेंसीज थी, तो इधर अपन ने कार्बन चेन लगा दिया, इधर मैंने ऑक्सीजन लगाया। अभी मैंने तुमको बोला था कि ऑक्सीजन से अगर हाइड्रोजन लगा रहा है तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑक्सीजन से अगर मैंने कार्बन चेन लगा दिया तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, तो इसको अपन बोल देंगे एस्टर। और लेकिन ऑक्सीजन से अगर मान लो कि मैं ऐसा कुछ कर देता हूं कि मैंने यहाँ पे लगा दिया C डबल बॉन्ड OR, तो अभी अपने पास जो ये ग्रुप बनेगा, ये जो बड़ा सा ग्रुप अपने पास बन रहा है, इस ग्रुप को अपन नाम देते हैं क्या? एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड बेसिकली क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड के डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वहां से H2 मॉलिक्यूल या हीट करके H2 मॉलिक्यूल हटाने पे अपने पास जो है बनता है। अगेन मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बस एक लाइन बोल के तुमको हिंट दे दिया मैंने। जब अपन रेगुलर क्लासेस में बात करेंगे तो वहां पे तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो फिलहाल के लिए तुम ये ध्यान रख सकते हो कि C डबल बॉन्ड O है, उससे ऑक्सीजन लगा है, फिर ऑक्सीजन से वापस C डबल बॉन्ड O लगा है, लेफ्ट में भी एक कार्बन चेन, राइट में भी एक कार्बन चेन, तो जो ये ग्रुप बनेगा इसको अपन क्या बोलेंगे? एसिड एनहाइड्राइड। तो ये अपने पास हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन बात करें तो अभी अपने को और ग्रुप्स की बात करनी है। तो जैसे अपन 12th में बात करें तो एक तुम यहाँ पे बात कर सकते हो किसका? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड में नाम से ही थोड़ा सा समझ में आ रहा हो कि यहाँ पे सल्फर का इन्वॉल्वमेंट होगा। तो सल्फोनिक एसिड में देखो होता क्या है कि सल्फर है, उससे अपने पास दो ऑक्सीजन इस तरीके से डबल बॉन्ड O से लगेंगे, बाकी एक ऑक्सीजन अपने पास सिंगल बॉन्ड से लगेगा और उससे क्या लगा होगा? हाइड्रोजन, और एक अपने पास आ जाएगा क्या? कार्बन चेन। तो बेसिकली ये जो पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप को अपन क्या बोल रहे होते हैं? सल्फोनिक एसिड। या इसको अगर अपन शॉर्ट में रिप्रेजेंट करें तो इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा R। देखो ध्यान से देखो, एक सल्फर है, 3 ऑक्सीजन है, तो अपने पास क्या हो गया? SO3, और एक अपने पास क्या है? हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा RSO3H। तो बेसिकली ये अपने पास क्या हो गया? सल्फोनिक एसिड हो गया, दैट इज SO3H।
तो अपने पास क्या है, ये सल्फोनिक एसिड हो गया। तो यहाँ तक अपने पास सब लगभग सिमिलर टाइप के थे, जिसमें डबल बॉन्ड ओ तो आ ही रहा था, और बाकी अपन ने क्या ग्रुप लगाया, उसके हिसाब से अपन जो है अलग अलग ग्रुप की जो है बात कर रहे थे। ठीक है, आगे भी अपने पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स और बचे हैं, तो उनकी अपन जो है अभी बात करते हैं। तो अगला अपन 13 लेते हैं, और 13 ग्रुप अपने पास ले लो क्या, साइनाइड। तो 13 अपने पास आ गया क्या, साइनाइड। साइनाइड में अपने पास बात करें तो बेसिकली होता क्या है कि एक कार्बन है, इससे एक नाइट्रोजन कनेक्ट होता है ट्रिपल बॉन्ड से। तो कार्बन के 3 बॉन्ड तो अपने पास किसके साथ बन गए, नाइट्रोजन के साथ। अब बचा हुआ जो एक बॉन्ड है उससे कार्बन चेन लगेगा, और कार्बन चेन अगर लगेगा तो अपने पास ये ग्रुप बनेगा, दैट इज CN, दैट इज कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। इसको अगर अपन चाहे तो सिंपली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि RCN। तो बेसिकली जो ये CN है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, इसी को हम लोग जो है साइनाइड बोल रहे होते हैं। अब इसके अलावा अपने पास अगर बात करूं मैं, तो 14 अपने पास तुम अमाइन ही लिख लो, जो अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की अलग अलग बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल 1 डिग्री अमाइन बना रहा हूँ। तो 1 डिग्री अमाइन अपन ने क्या बनाया था कि नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन लगे रहेंगे, और एक अपने पास आ जाएगा क्या, कार्बन चेन। तो बेसिकली जो ये NH2 ग्रुप है, इसी को अपन क्या बोल रहे थे, 1 डिग्री अमाइन। और आखिरी अपन फिलहाल के लिए लिख रहे हैं क्या, NO2, दैट इज उसको अपन बोलते हैं क्या, नाइट्रो ग्रुप। तो NO2 में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे बेसिकली नाइट्रोजन होता है। अगेन नाइट्रोजन से तुमको रिलेट कर पा रहे होगे कि मतलब नाइट्रो से अपने पास थोड़ा सा फील आ रहा है कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे नाइट्रोजन होना चाहिए। तो इसके साथ एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है जिसपे नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पे आता है पॉजिटिव चार्ज, और एक अपने पास ये आ जाएगा कार्बन चेन। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो सिंपली अपने पास जो ये वाला पार्ट है, इसको अपन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, ये वाला जो पार्ट आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा इसको कंडेंस करके लिखूं, तो कंडेंस करके अपन लिखते हैं कि नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। तो ये नाइट्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन मतलब क्या हो गया, NO2, और एक अपने पास आ गई क्या, कार्बन चेन, जिसको अपन रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं किससे, R से। तो बेसिकली जो ये NO2 है, इस NO2 को अपन क्या बोल रहे हैं, नाइट्रो ग्रुप बोल रहे हैं। इस तरीके से अपने पास जो है बात हो रही है। तो ये अपने पास कुछ फंक्शनल ग्रुप्स थे। अच्छा, इनके अलावा भी तुमको कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप्स लिखे हुए मिल सकते हैं अगर इस टाइप से तुम टेबल देखोगे, लेकिन फिलहाल अपन कुछ बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं। बहुत सारी टेबल में तुमको एल्किन्स अल्काइंस भी एज ए फंक्शनल ग्रुप मिल सकते हैं, कुछ इन्हीं से मॉडिफाई करके अपने पास फंक्शनल ग्रुप बना देगा। तो वो सब अपन रेगुलर क्लासेस में जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये 15 फंक्शनल ग्रुप जो मैंने लिखे हैं, अगर इतने तुम याद कर लेते हो तो इससे तुम्हारा काम जो है बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, बाकी अगर अपन आगे बात करें तो इसमें सवाल कैसे आएंगे, तो मैंने 2 एग्जाम्पल जिसके लिए हुए हैं। इसमें तुम्हारे पास सिंपल सा इंटीजर टाइप का सवाल बनाया जाता है कि ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना के दे देगा, और स्ट्रक्चर बना के तुमसे बोलेगा कि इसमें पता करो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, या बोल देगा बताओ कितने अल्कोहल है, बहुत सारे अल्कोहल ग्रुप लगा के। तो इस टाइप के सवाल तुमको मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो अपने पास ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इसमें मैंने बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप लगा रखे हैं। तुमको आइडेंटिफाई करना कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जो है यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो पहला वाला एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है यहाँ पे, इसको तुमको खुद से सॉल्व करना है, और रिलेटिवली ये ज्यादा आसान है, तो इसको तुम खुद से करके देखना। ठीक है, तो अगर अपन आगे बढ़े तो इस वाले पे अपन आते हैं। तो यहाँ पे देखो जो डायरेक्ट दिख रहा है उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कि एक तो अपने पास यहाँ पे NH2 दिख रहा है, और NH2 की अगर अपन बात करें तो NH2 को अपन क्या ले रहे थे, 1 डिग्री अमाइन। एक मेरे को यहाँ पे जो है C डबल बॉन्ड O दिख रहा है। अच्छा, इस टाइप के ग्रुप्स में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो जैसे ही C डबल बॉन्ड O तुमको दिखा कि ये कार्बन है, इससे डबल बॉन्ड से अपने पास ऑक्सीजन लगा हुआ है, अब तुमको ये देखना है कि कार्बन के जो वैलेंसीज है उनसे क्या लगा हुआ है। मैंने अगर याद हो तो यहाँ पे यही तो समझाया था कि अगर मैं यहाँ पे तुमको बताऊं कि अगर C डबल बॉन्ड O से एक साइड में कार्बन चेन लगी है और एक साइड में हाइड्रोजन लगा है तो इसको एल्डिहाइड बोल देंगे। एक साइड में कार्बन चेन लगा और एक जगह OH लगा है तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोल देंगे। एक साइड में कार्बन चेन लगा और एक साइड में NH2 लगा है तो इसको अपन क्या बोल देंगे, अमाइड बोल देंगे। तो सेम कहानी अपने पास जो है इधर तुमको करनी पड़ेगी कि जो ये C डबल बॉन्ड O है इसकी एक वैलेंसी से इधर कार्बन लगा हुआ है तो इसको एज अ चेन कंसीडर कर लो, क्योंकि आगे ये एक्सटेंड तो हो ही रहा है। और दूसरी वैलेंसी जो बची हुई थी इससे भी देखोगे तो कार्बन ही लगा हुआ है। अगर मैं C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड में कार्बन चेन लगा दूं तो उसको अपन क्या बोल रहे थे, कीटोन बोल रहे थे।
तो ये जो यहाँ पे ग्रुप है इसको बेसिकली अपन क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। आई होप रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपने पास यहाँ पे आ जाए कि ये C डबल बॉन्ड O मेरे को यहाँ पे भी दिखा, तो ये C डबल बॉन्ड O दैट इज कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो पहले C डबल बॉन्ड O को आइडेंटिफाई किया करो और उसकी बाकी की दो वैलेंसी से क्या लगा हुआ है उसके हिसाब से थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश किया करो। तो इधर ऊपर में अगर देखें तो इससे अपने पास कार्बन लगा हुआ है, या बोल दो कि अपने पास कार्बन चेन लगी हुई है। और अगर मैं नीचे में देखूं तो C डबल बॉन्ड O से डायरेक्ट नाइट्रोजन लगा हुआ है, और C डबल बॉन्ड O से डायरेक्ट नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो C डबल बॉन्ड O से NH2 या फिर अपने पास नाइट्रोजन कनेक्ट होता है, तो उसी को अपन बोलते हैं क्या, अमाइड। अच्छा, अगेन अगर मैं पिछले वाले एग्जांपल में देखूं तो एक चीज अपने पास जो है देखना कि मैंने यहाँ पे C डबल बॉन्ड O से NH2 कनेक्ट किया था, दैट इज 1 डिग्री अमाइन, तो इसको अपन बेसिकली क्या नाम दे देते हैं, 1 डिग्री अमाइड। अगर मैंने यहाँ पे NH लगाया होता दैट इज 2 डिग्री अमाइन, तो फिर अमाइड को क्या नाम दे देंगे, 2 डिग्री अमाइड। और मैंने अगर खाली नाइट्रोजन लगाया होता दैट इज 3 डिग्री अमाइन मैंने लगाया होता, तो फिर अमाइड जो बनता उसको भी अपन क्या बोल देते हैं, 3 डिग्री अमाइड। तो इस तरीके से भी अपन जो है यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो वापस यहाँ आ जाते हैं कि मेरे पास जो है ये पूरा पार्ट एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा, और इसमें C डबल बॉन्ड O से नाइट्रोजन लगा हुआ है, तो इस ग्रुप को अपन नाम देंगे क्या, अमाइड। नेक्स्ट अपने बात अगर देखोगे तो यहां पे ये एक ऑक्सीजन एटम है, ये एक ऑक्सीजन एटम है, इसकी इधर वैलेंसी से कार्बन लगा है, इधर वैलेंसी से कार्बन लगा है। अगर दोनों वैलेंसी से कार्बन लगा हुआ है तो ये ROR टाइप का हो गया, ROR मतलब ये क्या हो गया, ईथर हो गया। इसी तरीके से सेम बात अगर अपन बात करें तो ये नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, इधर भी अपने पास एक कार्बन चेन है, इधर भी अपने पास एक कार्बन चेन है, तो अपने पास इसको अपन बोल सकते हैं क्या, 2 डिग्री अमाइन। मैंने बोला था कार्बन को अपन एक चेन की तरह कंसीडर कर सकते हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे मैंने सारे फंक्शनल ग्रुप ऐसे 1 बाय 1 करके आइडेंटिफाई कर दिए। सेम कंसेप्ट तुमको अप्लाई करने वाला है अगले वाले एग्जाम्पल में। तो अगेन वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो, इस स्ट्रक्चर को बनाओ और एक बार खुद से पता लगाओ। अभी थोड़ी देर में मैं डिस्कस करूंगा तो तुमको जो है क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने बात एक बार खुद से करके देखो। देखो इस वाले एग्जाम्पल में अगर आप बात करें तो यहां पे भी अपने पास सेम कहानी है कि फंक्शनल ग्रुप की मेरे को जो है बात करनी है। तो देखो सेकंड वाले एग्जाम्पल में अगर अपन देखें तो यहां पे अपने पास जो है दो ग्रुप तो डायरेक्ट दिख रहे हैं। ये SO3H है, SO3H को अपन क्या नाम दे रहे थे, सल्फोनिक एसिड। फिर यहां पर अगर देखोगे अपने पास तो एक CO2H है, ये मैंने टेबल में डायरेक्ट बनाया था कि COOH को ही अपन CO2H लिख देते हैं, और CO2H को बेसिकली अपन क्या बोल रहे होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो यहां पे एक और दिख रहा है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसको अपन क्या बोलते हैं, साइनाइड। अभी आखिरी में अपन ने डिस्कस किया। ये सब तो डायरेक्ट दिख रहे हैं। एक तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा SH, और SH अपन ने बोला था कि OH दैट इज अल्कोहल में से ऑक्सीजन हटा के उसकी जगह सल्फर रखेंगे तो अल्कोहल से अपने पास क्या बन जा रहा था, थायो अल्कोहल। इसी तरीके से अगर अपन बात करें तो यहां पे अगेन तुमको जो है वही चीज ध्यान देनी है कि मेरे को C डबल बॉन्ड O दिखा। जैसे ही C डबल बॉन्ड O दिखे, क्योंकि वहां से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी जो कि मैंने पीछे कवर की, तो तुमको चेक करना पड़ेगा कि इस C डबल बॉन्ड O से लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन लगा हुआ है, राइट साइड में कार्बन लगा हुआ है, इसको चेन की तरह कंसीडर कर लेते हैं। तो C डबल बॉन्ड O से अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो इस पूरे ग्रुप को अपन कंसीडर करते थे किसकी तरह, एल्डिहाइड की तरह। एकदम सही बात बोल रहा हूँ। तो ये अपने पास क्या हो गया, एल्डिहाइड। देखो चीजें आसान है, बस जैसे बताया जा रहा है वैसे चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करो। पहले जो टीचर सिखा रहा है उसको तो अपन अप्लाई करके देखें, फिर तुम अपना खुद का तरीका बना सकते हो, उसमें कोई मना करने वाली बात नहीं है। लेकिन पहले वो चीज़ तो अपन सीख लें, बेसिक सी चीज़, उसके बाद अपन आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। चलो तो अगला अपने पास कुछ और बच गया क्या, एक और ये बच गया। तो यहाँ पे भी अगर ध्यान से देखा जाए तो C डबल बॉन्ड O तो है, C डबल बॉन्ड O में एक साइड में अपने पास लगा है क्या, क्लोरीन, और एक ऊपर में अपने पास लगा है कार्बन, दैट इज कार्बन चेन लेंगे तो ये पूरा C डबल बॉन्ड OCl ये फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट किया जाएगा।
और इस ग्रुप को अपन नाम देते हैं क्या, एसिड हैलाइड, या क्लोरीन लगाए तो इसको अपन क्या बोल देंगे, एसिड क्लोराइड। तो इस तरीके से अपने पास क्या हो जाएगा, बात हो जाएगा। तो ये सारा अपने पास जो है इस तरीके से अपन ने डिस्कशन कर लिया कि यहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं प्रेजेंट थे। नेक्स्ट अपने पास दो छोटे छोटे टर्म्स अपन और डिफाइन करेंगे, उसके बाद अपना ये सेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला अपने पास हेडिंग है ये कि सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो इसमें पहला अपने पास आ रहा है केटिनेशन प्रॉपर्टी। दोनों डेफिनेशन तुमने पहले पढ़ा होगा, इन दोनों का मतलब भी तुमको पता होगा, बस मैं जल्दी से बता दे रहा हूं तुमको, एक तरीके से रिवीजन पर्पज से हो गया और कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो समझने वाली चीजें अपन ने पास जितनी थी अपन डिस्कस कर ली। अब यहाँ पे आते हैं अपन। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि केटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, तो पहली चीज तुम्हारे माइंड में कौन आता है, कार्बन। बच्चों को इसका मतलब नहीं समझ में आता है कि केटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है। जैसे ही मैं केटिनेशन वर्ड यूज करता हूं, बच्चों के माइंड में सबसे पहले ऑटोमेटिकली आता है कार्बन एटम। तो केटिनेशन प्रॉपर्टी अपने पास क्या होती है, पहले अपन उस पे आएंगे, फिर कार्बन क्यों केटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है, इसके ऊपर तुम्हारे पास अगेन जेईई मेंस में सवाल बन सकते हैं, नीट एग्जाम में सवाल बन सकते हैं, वो पॉइंट अपन जो है डिस्कस करेंगे। तो केटिनेशन प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स। तो अपने पास केटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। क्या मतलब सर, मतलब अपने पास है कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स का आपस में कनेक्ट होने का जो टेंडेंसी है या जो प्रॉपर्टी है, उसको अपन क्या बोलते हैं, केटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। सिंपल सा बात है, जैसे कार्बन की ही अपन बात करना चाह रहे हैं, तो कार्बन के अगर बहुत सारे एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो अपन बोलेंगे कि कार्बन के पास क्या है, केटिनेशन प्रॉपर्टी है। सिलिकॉन के कुछ एटम्स या बहुत सारे एटम्स मैंने लिए हुए हैं, 10-12 एटम, और अगर वो सारे एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ अगर कनेक्ट हो पाते हैं और एक चेन का फॉर्मेशन अगर कर पाते हैं, तो अपन बोलेंगे कि अपने पास सिलिकॉन के पास क्या है, केटिनेशन प्रॉपर्टी है। ऐसे अपन सल्फर की अगर बात करें कि सल्फर के अगर मैंने मान लो कि 8 एटम ले लिए हैं, 10 एटम ले लिए, 12 एटम ले लिए, अगर वो सारे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर अगर चेन बना लेते हैं, तो फिर अपन बोलेंगे कि सल्फर के पास क्या है, केटिनेशन प्रॉपर्टी है। तो सिर्फ कार्बन के पास केटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं होता, केटिनेशन प्रॉपर्टी कुछ हद तक सल्फर के पास भी देखने को मिलता है, कुछ हद तक सिलिकॉन के पास भी देखने को मिलता है, लेकिन कार्बन के पास जो केटिनेशन प्रॉपर्टी होती है वो काफी ज्यादा होती है, इसलिए बच्चों को मोस्टली केटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते ही कौन सा वर्ड आता है, कार्बन वर्ड आता है, ठीक है। तो अपने पास एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स का एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की जो टेंडेंसी है, उसको अपन क्या बोलेंगे, केटिनेशन प्रॉपर्टी बोलेंगे। या चेन बनाने की जो टेंडेंसी है आइडेंटिकल एटम्स की, उसको अपन क्या बोलेंगे, केटिनेशन प्रॉपर्टी बोलेंगे। जैसे बहुत सारे इंसान ऐसे एक दूसरे का हाथ पकड़ के ह्यूमन चेन बना ले, तो वैसे बहुत सारे कार्बन एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना ले, तो जो चेन बनाने की प्रॉपर्टी है उसको अपन क्या बोलते हैं, केटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। आई होप इससे रिलेट कर पाए होंगे, ठीक है। तो केटिनेशन प्रॉपर्टी अपने पास होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि बॉन्ड का एनर्जी अपने पास कितना है, मतलब जब दो एटम्स बॉन्ड बनाएंगे तो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो बना पाते हैं, इस चीज से डिसाइड किया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। उसके बॉन्ड का लेंथ अपने पास कितना है, अगर तुमको बताओ, थोड़ा सा अपन ये बोलते हैं कि अगर बॉन्ड लेंथ वाइज बड़ा है तो उसको ब्रेक करना क्या होगा, ज़्यादा आसान होगा। तो बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए। बॉन्ड लेंथ अगर कम होगी तो जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो उसके ब्रेक होने की टेंडेंसी क्या रहेगी, कम रहेगी। और इसी तरीके से अपने पास ये कुछ फैक्टर्स है जो कि अपने पास केटिनेशन प्रॉपर्टी को डिसाइड करेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ है नहीं कि जैसे मैं अगर हेक्सेन की बात करूँ, तो हेक्सेन मतलब होता है 6 कार्बन की चेन। तो इस तरीके से अपने पास 1 2 3 4 5 और टोटल ये 6 कार्बन की क्या बन जा रही है, चेन बन जा रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे कार्बन, दैट इज मतलब टोटल 6 कार्बन है जो कि आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर चेन बना ले रहे हैं। रिंग की फॉर्म में बन जाते हैं कि 5 कार्बन की अपन ने जो है इस तरीके से आपस में रिंग बनाया। तो ऐसे तुम बहुत सारे कार्बन एटम्स को लेकर आपस में कनेक्ट कर सकते हो। या फिर अपन इस तरीके से जो है कि ये 4 कार्बन अपने पास बाहर थे और फिर अपने पास कुछ कार्बन अपने पास जो है इस तरीके से रिंग में आ गए, और मान लो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी अपने पास जो है ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे अपने पास डबल बॉन्ड है। एक कंपाउंड मान लो कि ये है। तो इसमें देखोगे तो क्या है, बहुत सारे कार्बन एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो हर एलिमेंट के पास ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर एलिमेंट से बनने वाला बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अगर मैं 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में बॉन्ड बनाता हूँ,
अगर मैंने दो ऑक्सीजन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाया और मान लो कि ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड तो इन दोनों ने आपस में बना लिया, बाकी एक बॉन्ड मान लो कि इधर मैंने हाइड्रोजन के साथ बनाया और इधर मैंने हाइड्रोजन के साथ बनाया, तो अभी भी इसके पास जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और इसके पास भी अपने पास क्या बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। कार्बन के पास क्योंकि हर बार चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो जा रहा है, उसके पास कोई फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के बाद फ्री नहीं बचेगा। तो कार्बन के केस में अपने पास जो बॉन्ड्स बनते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, उन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन ऑक्सीजन के केस में अगर देखोगे तो 6 में से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, अभी भी दोनों ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज हर इलेक्ट्रॉन से आएगा, यहाँ पे भी 4 फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब अपने पास नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन इन चारों इलेक्ट्रॉन को इतना ज़्यादा रिपेल करते हैं कि 2 ऑक्सीजन एटम भी अगर आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ये बॉन्ड अपने पास बहुत वीक होता है। अगर इसी कंपाउंड को मैं बोलूँ तो ये कंपाउंड बेसिकली अपने पास इसका नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। और ये बॉन्ड अपने पास बहुत कम स्टेबल होता है, इसलिए तुम हाइड्रोजन परऑक्साइड को अगर सनलाइट की प्रेजेंस में भी लाओगे तो ये बॉन्ड अपने पास अनस्टेबल है, इसी वजह से ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होकर कन्वर्ट हो जाता है H2O के अंदर और ऑक्सीजन गैस के अंदर। तो इसका एक्सपेरिमेंटल या अपने पास जो है एक्चुअल में इसका एविडेंस भी है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन के पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं है। तुम ऐसा कभी देख ही नहीं पाओगे कि 5 ऑक्सीजन एटम या 10 ऑक्सीजन एटम आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर चेन बना रहे हैं। मैक्सिमम O3 तक तुम बात कर सकते हो, तो O3 में अपने पास 3 ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन कार्बन में देख सकते हो 10, 12, 15 कार्बन एटम ऐसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर लंबा लंबा चेन का फॉर्मेशन करता है, और इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या नाम दे रहे होते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब तुमसे सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में कि कार्बन के पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्यों है, इसके रीजन बताओ। तो पहला रीजन तो है कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो हर बार चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर ले रहा है, तो उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से उसके पास कोई एक्स्ट्रा रिपल्शन नहीं आता है। तो मॉलिक्यूल जो बनेंगे या कंपाउंड जो बनेंगे वो रिलेटिवली स्टेबल कंपाउंड बनेंगे, इसलिए भी अपन ऐसा बोल सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि कार्बन हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म चेन्स। तो चेन बनाने का मतलब वही कैटिनेशन प्रॉपर्टी की काफ़ी हाई टेंडेंसी होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास टेट्रा वैलेंसी है। टेट्रा वैलेंसी मतलब जैसे मैंने समझाया कि अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ कर ले रहा है। दूसरा अपने पास ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। देखो 2 एटम के बीच में अपन ने पहली क्लास में पढ़ा था, या तो सिंगल बॉन्ड बनेगा या डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। 2 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड भी बना लेते हैं, जैसे एल्केन्स के अंदर बात हो गई। 2 कार्बन आपस में डबल बॉन्ड भी बना लेते हैं, जैसे एल्किन्स की बात हो गई। और 2 कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेते हैं, जैसे अपने पास अल्काइंस की बात हो गई। मतलब 3 डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स बन सकते हैं 2 एटम्स के बीच में, और कार्बन हर टाइप का बॉन्ड बना सकता है। जरूरत होगी तो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन के बीच में, जरूरत होगी तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जरूरत होगी तो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। इस वजह से भी यहाँ पे अपने पास क्या है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी आने की पॉसिबिलिटी है। 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में कभी भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं आता है, लेकिन 2 कार्बन के बीच में आ सकता है। तो ये फैक्टर भी अपने पास क्या करता है, मैटर करता है। ठीक है, अगला अपने पास क्या है कि कार्बन एटम की जो साइज होती है वो रिलेटिवली कम होती है, और रिलेटिवली साइज कम है तो बॉन्ड अपने पास जो बनेगा उसकी लेंथ अपने पास कम होगी। कि अगर 2 कम साइज के एटम आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो उनके बॉन्ड की लेंथ अपने पास कम होगी, और बॉन्ड की लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो वो अपने पास क्या होगा, ब्रेक करना मुश्किल होगा। इसलिए अपन बोल सकते हैं कि काफ़ी सारे एटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिनकी वजह से कार्बन के पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी आती है। तो मैं एक लाइन में अगर समराइज करूं कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, एक ही एलिमेंट के आइडेंटिकल एटम्स का आपस में कनेक्ट होके चेन का फॉर्मेशन करना अपने पास क्या होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। जिसे मैं तुमको एग्जांपल दिया कि बहुत सारे लोग अगर आपस में एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के खड़े हो जाए तो एक चेन बनेगी, तो ह्यूमंस चेन उसको अपन बोलते हैं। वैसे अगर बहुत सारे कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए
बॉन्ड के थ्रू, तो एक चेन बनेगा। तो ये चेन बनाने की जो प्रॉपर्टी है इसी को अपन क्या बोलते हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मेनली कार्बन की ही बात करेंगे। जब इनऑर्गेनिक के अंदर अपन जाएंगे तो सल्फर, सिलिकॉन, इन सबका भी डिस्कशन करेंगे, इसलिए बीच में मैंने उनका रेफरेंस भी लिया था। लेकिन अब भी तुमसे सवाल पूछा जाएगा तो सिर्फ ये पूछा जाएगा कि कार्बन के पास क्यों कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। तो उसका रीजन मैंने बताया कि कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी है, ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, मतलब सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। तो इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी है, और दूसरा इसकी साइज कम होती है, और साइज कम होने की वजह जो बॉन्ड बनते हो क्या होते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग बनता है। ठीक है, ये है। तो अपने डिस्कशन का जो है आखिरी चीज अपने पास बची है, दैट इज होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज अपने पास क्या होती है, तो पहली चीज तो अगर मैं एक सीरीज की बात कर रहा हूं तो सीरीज मतलब यहाँ पे एक इंडिविजुअल कंपाउंड की बात होगी ही नहीं। तो मैं यहाँ पे बात करूंगा दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स की एक साथ, और दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स में कुछ सिमिलरिटीज अगर हैं तो उनसे जो एक ग्रुप बनेगा या जो एक सीरीज बनेगी उसको अपन नाम देंगे क्या, होमोलोगस सीरीज। तो पहले डेफिनेशन पे आते हैं, फिर एक दो आसान से एग्जांपल लेंगे, और उसके बाद अपन जो है अपनी सेशन को जो है कंक्लूड कर देंगे। तो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, इसके डेफिनेशन की अपन पहले बात कर लेते हैं। तो डेफिनेशन अपने पास है, इट मे बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, कि कुछ कंपाउंड्स का ग्रुप होगा, दैट इज दो कंपाउंड हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। तो कंपाउंड्स का एक ग्रुप है, एक अपने पास सीरीज है जिसमें कुछ कंडीशंस होगी। अगर सारे कंपाउंड्स उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं तो उनको फिर अपन क्या बोलेंगे, या उन सबको मिला के अपने पास जो सीरीज बन रही है उसको अपन क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज। तो पॉइंट अपने पास क्या है कि इट मे बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स इन विच each member of series have same functional group, कि हर मेंबर के पास क्या होगा, एक जैसा फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे मैं पहले तीन मेंबर अगर देख रहा हूं तो पहले में कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो दूसरे में भी कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरे में भी कार्बोक्सिलिक एसिड, चौथे में भी कार्बोक्सिलिक एसिड, और जहां तक सीरीज जा रही सब में क्या आना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड आना चाहिए। तो पॉइंट अपने पास क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स की अपन इकट्ठा बात कर रहे हैं जिनमें एक ही टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, या फिर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो किसी के अंदर भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ऐसा भी तुम बोल सकते हो। ठीक है, तो अपने पास क्या है कि इट मे बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स इन विच ईच मेंबर ऑफ सीरीज हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। और दूसरा कंडीशन एक तरीके जो आ रहा है वो ये है कि टू सक्सेसिव मेंबर्स डिफर इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाय CH2 यूनिट। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर मैं पहले और दूसरे मेंबर को देखता हूं, दूसरे और तीसरे को देखता हूं, तीसरे और चौथे को देखता हूं, चौथे और पांचवे को देखता हूं, तो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो होगा वो एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा, दैट इज अपने पास जो है CH2 का जो है डिफरेंस होगा। अच्छा, इसको बहुत बार जो है ना मास से भी लिख दिया जाता है। तो मास से अपन जब लिखते हैं तो बेसिकली अपने पास क्या हो जाएगा कि कार्बन का मास अपने पास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का मास अपने पास कितना होता है 1, और दो हाइड्रोजन है तो अपने पास कितना आ जाएगा टोटल 14। तो CH2 यूनिट मतलब अपने पास क्या हो जाएगा 14 AMU का जो है मास डिफरेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास जो है यहाँ पे बात की जा सकती है। देखो, ये तो टेक्निकल डेफिनेशन होगी। अगर तुम्हारे पास कभी दो कंपाउंड एक साथ लिख के दिए गए या तीन कंपाउंड एक साथ लिख के दिए गए और तुमसे अगर पूछा जाता है कि ये एक ही होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड है कि नहीं है, तो तुमको दो चीजें चेक करनी है। क्या चेक करनी है कि अगर हर कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप है तो एक जैसा फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर किसी में एल्कोहल है तो बाकी में भी एल्कोहल होनी चाहिए, किसी में एल्डिहाइड है तो बाकी में भी क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए। और दूसरा चीज तुमको ये देखना है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो अपने पास डिफर करना चाहिए किससे, CH2 यूनिट से। मतलब एक कार्बन और दो हाइड्रोजन के मल्टीपल में अपने पास क्या होना चाहिए, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर जो है डिफरेंस होना चाहिए। बस इतना सा पॉइंट है, इसके अलावा अपने पास ज़्यादा चीज जो है नहीं। अब अगर मैं एग्जाम्पल लूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें किसकी, अच्छा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अपन बात कर लेते हैं एल्केन्स की। हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, एल्केन्स। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला अपन क्या लिखते हैं, CnH2n+2। पहले तो मैं क्या करता हूँ, n के अलग अलग वैल्यूज के साथ जो अलग अलग कंपाउंड बन के आएंगे उनको लिख देता हूँ कि n = अगर 1 रखेंगे तो ये CH4 बनेगा, n = अगर अपन 2 रख दें तो n = 2 रखने पे ये C2H6 बनेगा। अगर मैं n = 3 रख दे रहा हूँ तो n = 3 के साथ जो है ये अपने पास बनेगा C3H8।
अगर मैं यहाँ पे n = 4 रख दूँ तो n = 4 के साथ ये बनेगा C4H10 और इस तरीके से आगे तुम n के अलग अलग वैल्यूज़ के साथ अलग अलग कंपाउंड जो है ला सकते हो। अब एक चीज़ नोटिस करना अपने पास कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि पहला और दूसरा कंपाउंड जो है इसमें कितने कार्बन का डिफरेंस है, तो यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दो कार्बन, मतलब एक कार्बन का डिफरेंस है। हाइड्रोजन इसमें देखोगे तो 4 है और इसमें अपने पास कितने 2 हैं, तो हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस है, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। तो मैं इनडायरेक्टली इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि पहले कंपाउंड में अगर CH2 ऐड करते हैं तो दूसरा कंपाउंड आ जाएगा, या पहले और दूसरे कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में CH2 का डिफरेंस है, तो लास्ट लाइन का मतलब यही था। फिर दूसरे वाले कंपाउंड में अगर तुम CH2 ऐड करते हो तो ध्यान से सोच के देखो तीसरा कंपाउंड आ जाएगा कि 2 कार्बन थे, एक अपन ने ऐड किया तो कितने हो गए 3, 6 हाइड्रोजन थे, 2 अपन ऐड किए तो कितने हो गए 8। तो ये अपने पास क्या बन गया C3H8। फिर C3H8 में अगर अपन क्या करें CH2 ऐड कर दें तो अपने पास बन जाएगा क्या C4H10। तो ये एल्केन्स का जो अपन जनरल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, और इस जनरल रिप्रेजेंटेशन से जितने भी कंपाउंड बनते हैं ये सारे के सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में या किसी भी दो सक्सेसिव कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में अपने पास CH2 का डिफरेंस है। और यहाँ पर अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो एल्केन्स के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इनमें ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है और ना अपन यहाँ पे देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो डिफरेंस आ रहा है वो CH2 का आ रहा है, तो दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब एल्केन से जितने भी कंपाउंड बनते हैं ये सारे कंपाउंड वास्तव में देखोगे तो एक होमोलोगस सीरीज को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से एल्किन्स अपन ने क्या लिखा था CnH2n, तो CnH2n यहाँ से जितने भी कंपाउंड बनेंगे, और अल्काइंस अपन ने लिखा था CnH2n-2, तो यहाँ से अपने पास जितने भी कंपाउंड बन के आएंगे ये सारे के सारे कंपाउंड ऐसे होंगे जो कि अपने पास एक दूसरे के होमोलोगस होंगे, या इनसे मिलके अपने पास एक सीरीज बनेगी जिसको अपन क्या बोल सकते हैं होमोलोगस सीरीज। क्योंकि अपने पास जो एल्किन्स हैं वहाँ पे सारे कंपाउंड के अंदर, याद करो मैंने कल क्या बोला था कि एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आएगा, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सब में कॉमन है, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में डिफरेंस अपने पास किसका आ जाएगा CH2 का आ जाएगा, तो उनको भी अपन क्या बोल सकते हैं होमोलोगस। इसी तरीके से इस फॉर्मूले से जितने भी कंपाउंड बन के निकलेंगे उन सब में कार्बन कार्बन के बीच में अपने पास ट्रिपल बॉन्ड आएगा, सारे के सारे कंपाउंड में एक एक ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो वो सिमिलर चीज हो गई। और फिर अपन यहाँ पे बात करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की, तो जैसे मैंने एल्केन्स के केस में समझाया तो CH2 का डिफरेंस आएगा, तो वहाँ से भी अपने पास क्या बनेगी होमोलोगस सीरीज बनेगी। तो एल्केन्स एक होमोलोगस सीरीज है, एल्किन्स एक होमोलोगस सीरीज है, अल्काइन सिमिलर वे में एक होमोलोगस सीरीज है। पॉइंट अपने पास ये है। अब किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ भी अपन डिस्कस करते हैं, तो जैसे अपने पास मैंने मान लो कि यहाँ पे ले लिया क्या CH3OH, वापस सेम चीज करो, इसमें अगर मैं CH2 ऐड कर दूं तो कार्बन पहले एक था, अब कितने हो जाएंगे 2, हाइड्रोजन 3 थे, तो अब कितने हो जाएंगे 5, और ये अपने पास क्या आ गया OH। अगर मैं फिर से CH2 ऐड कर दूं तो कार्बन अपने पास 2 थे, अब 3 हो जाएंगे, पहले 5 + 2, अब अपने पास कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, तो CH3OH। फिर मैं अगर CH2 ऐड कर दूं तो अपने पास 3 कार्बन थे, 1 ऐड हुआ तो 4 हो गए, 7 हाइड्रोजन थे, 2 ऐड हुए तो 9 हो गए, तो अपने पास ये कितना हो गया C4H9OH। और इस तरीके से आगे अगेन तुम क्या कर सकते हो, इसको एक्सटेंड कर सकते हो। तो अपने पास जो है CH3OH से अपने पास C2H5OH बन गया, C3H7OH बन गया, C4H9OH बन गया, और ये सारे कंपाउंड्स अगेन अपने पास क्या होंगे, सब में अगर बात की जाए फंक्शनल ग्रुप की तो सब में फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे भी OH है, 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 दैट इज अल्कोहल है, और सबके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में CH2 का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए अपन इनको भी क्या बोलेंगे कि ये आपस में क्या बना रहे हैं होमोलोगस सीरीज बना रहे हैं। अच्छा, अब पेपर में सवाल कैसा आएगा, पेपर में सवाल आएगा कि मेरे पास एक होमोलोगस सीरीज है जिसका पहला मेंबर अपने पास HCOOH है। अब ये बताओ इसका तीसरा मेंबर क्या होगा, तो अपने को पता है कि फंक्शनल ग्रुप तो अपने को यही रखना है। अब अगर मैं इसमें CH2 ऐड कर देता हूं तो CH2 ऐड करने पे अपने पास दूसरा कंपाउंड मिल जाएगा, दैट इज CH3COH। फिर इस दूसरे कंपाउंड में या दूसरे मेंबर में अपन CH2 ऐड कर दें तो अपने पास ये हो जाएगा क्या कि अपने पास 2 कार्बन हो जाएंगे C2, 3 + 2 5 हाइड्रोजन हो जाएंगे C2H5COOH। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा तीसरा मेंबर हो जाएगा।
तो पहले मेंबर में 2 बार CH2 ऐड करेंगे तो तीसरा मेंबर आ जाएगा, दैट इज अपने पास क्या हो गया C2H5COOH, ये तीसरा मेंबर हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल तुमसे पूछता है। अब इनमें अपने पास कुछ रिलेशन भी होते हैं, जो ये कंपाउंड अपन यहाँ पे लिखे हैं। तो देखो इन सब में फंक्शनल ग्रुप एक जैसा है, तो इन सब का रिएक्शन करने की टेंडेंसी एक जैसी होगी। तो अपन ये बोलते हैं कि होमोलोगस सीरीज के अंदर जितने भी कंपाउंड्स आते हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज अपने पास क्या होती है, सिमिलर होती है, क्योंकि उनमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक जैसा है। लेकिन अगर अपन यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने पहले ही समझा दिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में CH2 का डिफरेंस है, तो मास वाइज अगर अपन बात करें तो मास वाइज यहाँ पे जो है 14 mu का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे मास अलग अलग होगा, अगर मास अलग अलग होगा तो इनकी डेंसिटी भी अलग अलग होगी। डेंसिटी अपन क्या लिखते हैं, मास बाय वॉल्यूम। और इसी तरीके से मास की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी अपने पास अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि इनकी साइज अपने पास क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। पहला मेंबर है तो ऑब्वियस सी बात है साइज वाइज छोटा रहेगा। देख सकते हो कि मीथेन था, फिर इसका साइज बड़ा हुआ, इसका साइज बड़ा हुआ, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी अपने पास क्या होता है, अलग अलग होते हैं। तो डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम लोग ये बोलते हैं कि होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो वेरिएशन आता है या जो डिफरेंस होता है वो एक रेगुलर डिफरेंस अपने पास जो है अपने को देखने को मिलता है। क्योंकि मास में अगर अपन देखें तो यहाँ पे मास में हमेशा कितने का इंक्रीज होगा, 14 mu का इंक्रीज होगा। कि पहले मेंबर से दूसरे मेंबर में गए तो CH2 का इंक्रीज आया, मतलब 14 mu का इंक्रीज आया। फिर दूसरे से तीसरे में गए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ गया, मतलब 14 mu का इंक्रीज आएगा। फिर तीसरे से चौथे में जाएंगे तो अगेन CH2 यूनिट बढ़ गई, मतलब अपने पास 14 mu का जो है डिफरेंस आ रहा है। तो मास में क्योंकि रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए देखने को मिलता है कि बात आ रहा था फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंज होता है वो एक रेगुलर चेंज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन जो है यहाँ पे बात कर रहे होंगे। तो ये अपना सारा जो है अपन ने कंक्लूड कर दिया है। कुछ बेसिक टर्म्स जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में यूज़ किए जाते हैं, तो ये अपने पास जो है कंप्लीट हो गया है। जब तुम ग्रेविटी के अंदर रेगुलर क्लासेस में आओगे तो वहाँ पे पहला पार्ट तुमको यहीं तक पढ़ाया जाएगा, और इसके जस्ट बाद तुमको IUPAC नेमिंग करना सिखाया जाएगा, जो कि काफ़ी आसान होता है, तुमने 9th-10th में पढ़ा होगा। लेकिन ये सारे बेसिक टर्म्स हर जगह यूज़ होते हैं, तो इनमें अगर तुमको चीज़ें अच्छे से नहीं क्लियर होगी तो फिर वो समस्या हर जगह आएगी। तो अब तक का सेशन अपना जो है ये कंप्लीट होता है। अब अपन कल से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।